न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, जिन्हें हम प्यार से गुरुजी कहते हैं, उनको मन ही मन नमन करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछले 4 से 5 क्लासेस में हमने फीवर, उसके कारणों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की और जो कॉमन फीवर होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी शुरू की। तो जिसमें हमने कॉमन फ्लू जो कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने देखा आपका टाइफाइड फीवर के बारे में भी देखा, डेंगू के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला जो फीवर है वो है मलेरिया, जो कि आज का टॉपिक हमारा है और ये काफी कॉमन बुखार होता है जो काफी लोग इससे ग्रसित होते हैं। तो ये क्लास के माध्यम से हम एक अवेयरनेस भी समाज में फैलाते हैं और साथ ही साथ न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए भी जो है इससे संबंधित जितना ज्ञान अर्जित हो सकता है वो कोशिश करते हैं। और ये क्लास है हम एक दूसरे से जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर हम वीकली स्टडी करते हैं कुछ अलग अलग टॉपिक के बारे में। तो आज हम सीखेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि पैरासाइट जीनस प्लाज्मोडियम। एक पैरासाइट क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे के अंदर जाके बीमारी को फैलाते हैं, तो उनके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है और ये ट्रांसमिटेड होते हैं ह्यूमंस में किसी के द्वारा, जो कि यहाँ पर जब हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज, एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी मच्छर होती है, वह जब काटती है तो ये आदमी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मोस्टली ये उन जगहों पर ऐसे एरिया में होता है जैसे ट्रॉपिकल एरिया है या सब ट्रॉपिकल एरिया है, जहाँ जंगली एरिया जो है ऐसी जगहों पर ये ज्यादा पाया जाता है। तो मलेरिया के जो कारण और सिम्टम्स हैं उसमें जैसे बुखार है, ठंडी लगना, सर दर्द, वॉमिटिंग और कमजोरी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि सीवियर केसेस में जो है पीलिया है, सीजर्स हो सकते हैं और कोमा और डेथ की कंडीशन भी बन सकती है। और यह जो बुखार है कई महीनों तक भी हो सकता है अगर इसका बराबर इलाज ना किया जाए। तो इसमें पॉजिटिव एजेंट के तौर पर हम देखेंगे, इसमें 5 तरह के मलेरिया होते हैं जो कि स्पीसीज जो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने डेंगू में देखे थे अलग अलग टाइप्स जो होते हैं, उसी तरह से मलेरिया में भी होते हैं। तो कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा बुखार आया और वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मैं इसकी पिक्चर भी आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। पिक्चर सभी को क्लियर है? ओके। तो ये यहाँ पर मुख्य 4 तरीके से दिखाया गया है अलग अलग
इसके प्रकार। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट मलेरिया डेथ कॉजेज सीवियर मलेरिया के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फिर आता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। यहां पर आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर पर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। यह होता है, ये मोस्टली लीवर के अंदर जो है कैन फॉर्म डोरमेंट लीवर स्टेज हाइपोजॉइट्स लीडिंग टू रिलैप्स। तो ये जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और रिलैप्स बार बार ये आ सकता है। तो कई बार वायरस के हमारी बॉडी में निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं और जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो ये अपने एक्टिव फॉर्म में आके दोबारा फिर से जो है इन्फेक्टिव कर देते हैं। तो पहला हमने देखा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये जो है माइल्डर फॉर्म है, ये थोड़ा सा कमजोर है। तो प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवाले ये दोनों जो है माइल्ड मलेरिया होते हैं, यानी कि आएंगे हफ्ते 10 दिन में आपका ठीक हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें सीवियर इश्यूज नहीं आएंगे। एक और होता है जो कम ही देखने को मिलता है, वो है प्लाज्मोडियम नोलेसी, KNOWLESI, नोलेसी। सो ये असीमियन मलेरिया पैरासाइट दैट अफेक्ट ह्यूमंस। तो ये भी जो है पर ये कुछ दूसरे देशों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ज्यादातर जो है प्लाज्मोडियम मलेरी या ओवाले या फैल्सीफेरम या वाइवैक्स ये देखने को ज्यादातर मिलते हैं। तो इसमें जो खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो कि सीवियर मलेरिया है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है। वाइवैक्स जो है ये ठीक होने के बाद कभी कभी आपके लीवर के अंदर छुपकर बैठा रहेगा और ये जब समय मिलेगा तो दोबारा फिर से हो सकता है। बाकी प्लाज्मोडियम ओवाले और प्लाज्मोडियम मलेरी ये जो है कमजोर टाइप होते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कभी कभी इनको मार भी देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और कभी कभी ये हो सकता है हफ्ते या 10 दिन आपकी बॉडी में रहे, आपको फीवर आए और आप एंटीबायोटिक वगैरह जब लेते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। ट्रांसमिशन एंड लाइफ साइकिल। तो द मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होगा? ये जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होते हैं उनके काटने से ये फैलेगा। तो व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन पैरासाइट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, सीधा ब्लड के अंदर जाएगा और माइग्रेट टू द लीवर, ये लीवर में पहुंचेगा और वहां पर ये होगा मैच्योर और मल्टीप्लाई। आफ्टर द लीवर स्टेज पैरासाइट इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स, और ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं जिससे लीडिंग टू द सिम्टोमेटिक एरेथ्रोसाइट फेज, जिससे आपकी जो आरबीसीज हैं वो इन्फेक्ट हो जाती है उसमें। तो जब आरबीसी जहां जहां जाएगी तो अपने साथ इन्फेक्शन भी लेके जाएगी। तो आरबीसी से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? जब आरबीसी अगर इन्फेक्ट हो जाएगी तो उससे जो है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले फीमेल जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, मॉस्किटो है, वो काटेगा किसी इंसान को,
या जिसको भी व्यक्ति को वो काटेगा वहां से काट के वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में यानी कि आपके खून में जाएगा, वहां से वह ट्रेवल करके लीवर में पहुंचेगा, लीवर में वह अपने आप को मैच्योर करेगा और अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर आफ्टर द लीवर स्टेज पैरासाइट इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल और हमारी जो आरबीसी उनको इन्फेक्ट करेगा। सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो है मलेरिया हो सकता है? तो बुखार में कई सिम्टम्स क्या है कॉमनली होते हैं जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पर उनको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि आपका जो कॉमन फ्लू होगा ये 3 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। टाइफाइड जो है 7 से 21 दिन का टाइम ले सकता है और ये कभी कभी तो साल में 2-3 बार भी आ सकता है या हर साल आपको रिपीट होगा। डेंगू में आप जब बुखार देखेंगे तो उसमें प्लेटलेट डाउन होंगे और आंखों के पीछे दर्द होगा, ये उसकी पहचान होती है। इसी तरह से मलेरिया की भी पहचान है। तो मलेरिया की क्या पहचान होगी कि एक तो इसमें जो है 10 से 15 दिन के बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इनिशियल सिम्टम्स जो है मोस्टली काटने के 10 से 15 दिन। अब ये 10 से 15 दिन क्यों सिम्टम्स दिखेंगे? क्योंकि वो काटने के बाद आपके लीवर में जाएगा, हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ेगी और वहां अपने आप को वो जो है मल्टीप्लाई करेगा। फिर जैसे जैसे पूरी बॉडी में वो फैलेगा और फिर जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 से 15 दिन लगेंगे इन्फेक्शन होने के बाद उसके, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक, तो एक तो ये पहचान रहेगी। दूसरा, इसमें बुखार आएगा जो कि कॉमन सभी में आता है। इसमें ठंड स्पेशली लगती है, पसीना भी आएगा और स्वेटिंग, यानी ठंड पसीना का एक साइकिल चलेगा, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। सर दर्द होगा, मसल एंड जॉइंट में पेन होगा, नोजिया या वॉमिटिंग होगी या वॉमिटिंग जैसा लगेगा या वॉमिटिंग होगी। फटीग, एक खास तरह की थकान आपको महसूस होगी। और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है? सीजर्स हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है। तो सीजर्स कब आएंगे? जब आपका फीवर जो है एक खास रेंज 104 या 105 के ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है सीजर्स आने, जो बड़े लोगों में, छोटे बच्चों में तो 102 के ऊपर जैसे ही फीवर जाता है तो उनमें वो चांस रहते हैं कि छोटे बच्चों को फेब्राइल सीजर आ सकते हैं जो इन्फेंट होते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उन वो 104 तक भी अपना सहन कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाएगा तो मेडिकल इमरजेंसी की पोजीशन होगी, तो उसमें ब्रेन में सीजर्स आ सकते हैं। और क्या बताया मैंने अभी इनको, जो है सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है और किडनी फेलियर है, एनीमिया है, जॉन्डिस है। अब जॉन्डिस क्यों आएगा? क्योंकि ये लीवर में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो स्वाभाविक है लीवर पर भी लोड पड़ेगा, तो लीवर के एंजाइम भी डिस्टर्ब होंगे। एनीमिया क्यों आएगा? क्योंकि ये आरबीसी को इन्फेक्ट कर देगा, जिससे कि आरबीसी कमजोर हो जाएगी और जिसकी वजह से एनीमिया होने का चांस बढ़ जाएगा। किडनी फेलियर, अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वहां पर जो है किडनी पर इफेक्ट करेगा, क्रेटिनाइन वगैरह, क्योंकि जो आज ही हमने जो है ग्रुप में इसको डिस्कशन किया था, तो जो लीवर ही जो है कन्वर्ट करता है आपका जो यूरिया है इन सब चीजों की प्रोसेस के लिए। तो जब लीवर ही कमजोर है तो बॉडी में फिर यूरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा जो कि किडनी फेलियर की तरफ बढ़ेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है, कुछ माइल्डर सिम्टम्स है और कुछ जो है उसके सीवियर सिम्टम्स है, तो वो उसकी सीवियरिटी के बेस पे तय होंगे। ये हो गया। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसकी किट आती है, पीसीआर किट आती है मॉलिक्यूलर मेथड के लिए। पीसीआर किट, उसमें ब्लड की बूंद डालेंगे और उससे पता चल जाता है कि ये मलेरिया पैरासाइट एंटीजन देखा जाता है कि बॉडी में डिटेक्ट होता है कि नहीं होता, उससे पता लगा सकते। तो रैपिड किट आती है इसकी, उससे पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए क्या है इसमें? एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, जैसे क्लोरोक्वीन वगैरह हैं, इस तरीके की ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ। हम बाद में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। अभी इससे हम कैसे रोकथाम कैसे कर सकते हैं, मलेरिया से कैसे बचें?
तो कोशिश ये करनी है कि अवॉइडिंग मॉस्किटोज बाइट, मच्छर काटे उससे बचना है। तो उसके लिए क्या करना है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, तो ऐसी मच्छरदानियां आती हैं उनका यूज करें। और कुछ स्प्रे वगैरह भी आते हैं, नीम नीम के वो भी आते हैं, स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स आती नीम की, जो कि इनसे बचा सकती हैं। फिर मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, या अपने बाजुओं को और पैरों को ढककर रखें, क्योंकि ये बरसाती सीजन में इसके चांस बढ़ जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी जो है धुआं करती है हर एक कॉलोनी में, ताकि जो भी मच्छर छुपे हुए हैं वो मर जाएं, तो वो चीज है। और मलेरिया वैक्सीन भी होती है, बट ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो ये हमने एक उसको मलेरिया का समझने का प्रयास किया। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जानेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। सो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे देखा जाए तो वही चीज है कि इसमें जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये किसी तरह से इंफेक्शन करके हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो द मलेरिया पैरासाइट एंटर रेड ब्लड सेल एंड मल्टीप्लाई इनसाइड। तो ये हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, और ये पहले लीवर में जाते हैं, वहां पर अपने को बढ़ाते हैं और रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, और उसके अंदर जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड देन रप्चर दी सेल, और हमारी इन आरबीसी को फाड़ देते हैं, रप्चर कर देते हैं, जिससे फिर उसके अंदर जो बहुत सारे पैरासाइट हैं वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से दिस डिस्ट्रक्शन कॉजेज एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और हम सभी जानते हैं कि आरबीसी जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती है, तो जिसकी वजह से जो है एनीमिया होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ जो भी और चीजें रिलेटेड है वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो मलेरिया क्या करता है, पैरासाइट हमारे को काटेगा, काट के वो जो है लीवर में पहुंचेगा, वहां से जो है आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, और आरबीसी के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, वहां मल्टीप्लाई करके, और तब तक मल्टीप्लाई करेगा जब तक फट ना जाए आरबीसी। तो आरबीसी को रप्चर करके फिर बाहर रिलीज हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजेज एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। और हमारी बॉडी में इम्पेयर्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में जहां जितनी जरूरत पहुंचनी चाहिए उतनी पहुंचने की ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो एक ही होगा। दूसरा, द इम्यून रिस्पॉन्स टू पैरासाइट प्रेजेंट एंड रिलीज ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन प्रवेश करता है, तो हमारी बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, टीएनएफ अल्फा है, इंटरल्यूकिन नंबर 1 है, नंबर 2, ये सब रिलीज होते हैं। तो ये जो रिलीज होते हैं, इनकी वजह से जो है शरीर में ठंड लगती है, पसीना आता है, सरदर्द होता है, मसल पेन होता है, और फटीगनेस लगती है। ये जो लक्षण हैं ये एक साइकिल में लिंक हो सकते हैं, कि हर 48 घंटे में रिपीट होगा या 72 घंटे में, ऐसा एक साइकिल में भी हो सकते हैं। जब मलेरिया सीवियर हो जाता है, तो सीवियर मलेरिया इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, तो इसकी वजह से क्या है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं,
वो जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनके अंदर जो इन्फेक्शन जो भरा हुआ रहता है, तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स जो वॉल्स हैं, खासकर पर्टिकुलरली इन ऑर्गन लाइक द ब्रेन, किडनी एंड लंग्स, तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, टिश्यू डैमेज एंड ऑर्गन डिसफंक्शन को ये लीड करता है, यानी कि इनकी वजह से ऐसा हो सकता है। जब सीवियर मलेरिया होगा तो सीवियर मलेरिया के केसेस में ये देखने को मिलेगा कि जो इन्फेक्टेड आरबीसीज हैं ये जो है वहां कहीं भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती हैं, यानी कि उस जगह ब्लड फ्लो को रोक सकती है। कहाँ कहाँ पर, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में और कुछ और अदर हिस्सों में भी ये हो सकता है, जिसकी वजह से जो है टिश्यू डैमेज होंगे, ऑर्गन डिसफंक्शन करेंगे, जैसे सेरेब्रल मलेरिया हो जाए या किडनी फेलियर हो जाए। तो ये सीवियर मलेरिया के केस में हो सकता है। मलेरिया जो है ट्रिगर कर सकता है डिसरप्शन वेरियस हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक सिम्टम्स भी जो है ये ट्रिगर कर सकता है। क्या कर सकता है, जैसे कि एक्टिवेट स्ट्रेस हार्मोन्स रिस्पॉन्स, तो ये जो है कॉर्टिजोल वगैरह जो है एपिनेफ्रिन को ट्रिगर कर सकता है। थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन्स के लेवल को ऊपर नीचे कर सकता है, जिसकी वजह से जो है या तो हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, जो कि ग्लूकोज प्रोडक्शन के कम होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। मलेरिया रिलेटेड एनीमिया अराइज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड रेड सेल्स, सो इनइफेक्टिव रेड सेल प्रोडक्शन एंड ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनीमिया की कंडीशन बनती है और जिससे हीमोलाइसिस, खून पतला होना शुरू हो जाएगा। अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, लो कैल्शियम हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। ऑर्गन डैमेज कैन अकर इन सीवियर केसेस में ऑर्गन डैमेज होंगे। कौन कौन से ऑर्गन मोस्टली इसमें डैमेज हो सकते हैं, तो आपका लीवर है, किडनी है एंड स्प्लीन। तो ब्रेन में ये क्या करता है, अगर सेरेब्रल मलेरिया की हम बात करें तो सेरेब्रल मलेरिया इज द मोस्ट सीवियर ब्रेन कॉम्प्लिकेशन प्राइमरली सीन इन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इन्फेक्शन। तो पैरासाइट जो है आरबीसी के अंदर रहता है, जिसकी वजह से जो है ये ब्रेन की कैपिलरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, स्वेलिंग क्रिएट करता है एंड ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर को भी जो है ब्रेक डाउन कर सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, पैचेस आ सकते हैं, हेमरेज हो सकता है और समटाइम्स रप्चर ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर विच कैन रिजल्ट, जिसकी वजह से कोमा, सीजर्स और डेथ हो सकती है। या फिर जो है सर्वाइवर जो भी है जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, अगर सीवियर केसेस में है तो एपिलेप्सी है, कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। ये हो गया ब्रेन की बात। तो ब्रेन को किस तरीके से ये डैमेज करता है। लीवर पैथोलॉजी इन मलेरिया इज मार्क्ड बाय कफर सेल्स हाइपरप्लेसिया, यानी एनलार्जमेंट एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लीवर मैक्रोफेज, जिस एंड पोर्टल ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन हो सकता है इसमें। लीवर में जो सिनोसाइड होते हैं, जिन्होंने लीवर की क्लास अटेंड की होगी उनको मालूम है, सिनोसाइड्स होते हैं लीवर में जो कि हेपेटोसाइट के मिलने से बनते हैं, वहां पर कंजेशन हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ मलेरिया पिगमेंट एंड इनफिल्ट्रेशन बाय इन्फ्लामेटरी सेल्स। लीवर में और क्या एक्टिविटी हो सकती है, जॉइंडिस हो सकता है ड्यू टू लीवर डिसफंक्शन एंड लीवर की जो एंजाइम है एसजीपीटी, एसजीओटी, ये बढ़े हुए हो सकता है सीवियर केसेस में, और हेपेटोमेगाली देखने को मिलेगा। और इसमें इंक्रीज सेल डेथ इंक्रीज हो सकती है, एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी पाथवे, तो ये सीवियर मलेरिया केसेस में देखने को मिलेगा। किडनी ऑर्गन की अगर बात करें तो इसमें एक्यूट किडनी इंजुरी AKI
एक कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जो देखने को मिलेगी, या फिर इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब खत्म होना, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। सीवियर मलेरिया जो है लीड करता है इम्पेयर्ड माइक्रो सर्कुलेशन, यानी कि जो बहुत बारीक सर्कुलेशन होता है वहां पर ये पैरासाइट ब्लॉक कर, आरबीसी को इन्फेक्ट करने की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू पैरासाइटाइज्ड रेड सेल्स स्टिकिंग टुगेदर, जिसकी वजह से किडनी डिसफंक्शन हो जाता है। यही अगर आगे और प्रॉब्लम क्रिएट करे तो प्रोटीनयूरिया, यानी कि यूरिन में प्रोटीन आना, हीमोग्लोबिनूरिया, ओलिगोयूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, जो कि आगे भविष्य में जाके क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो है मलेरिया का हमने यहाँ पर देखा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अभी हम थोड़ा उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। क्लियर है सभी को? न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो जो हमारी बुक्स वगैरह हैं उनमें ज्यादा कुछ इसके बारे में उतना आया नहीं है। तो ट्रीटमेंट के तौर पर कॉमनली जो है हमको 1 पॉइंट लीवर इसमें देना है, और जो फीवर के जितने भी उपचार हैं जो फॉर्मूला पीडीएफ में है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। तो मोस्टली हम किसी भी फीवर में क्या करते हैं, अगर आपको जनरली इन्फेक्शन हुआ है किसी तरह का, तो हम बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के उसको ठीक करते हैं। तो इसमें लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि बुखार को कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट जो रेगुलेटरी सिस्टम है, अगर वह फेल हो जाता है या फिर उसको नहीं मालूम है कि कहाँ तक टेम्परेचर रेस करना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे जो कि बढ़े हुए टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो इसके लिए जो भी हमारे फीवर के उपचार है वो आप इसमें देंगे। फिर इसमें इन्फेक्शन ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है इन्फेक्शन को कम करने के लिए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है। अगर इसमें जैसे एनीमिया की कंडीशन बन जाती है तो आरबीसी को उकसाने के लिए हम जो है लार्ज फोलिक ब्लैक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे कि शरीर में एनीमिया की कंडीशन ना बने। फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें ट्रीटमेंट के तौर पे यूज की जा सकती हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी फीवर अगर 102 के ऊपर जा रहा है, 104 या 105 जैसे ही टच होता है, ये मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है, उसमें आपको जो है तुरंत इमरजेंसी में जाना है। ठीक, बाकी न्यूरोथेरेपी का उपचार जो है हमें करते रहना है, जिससे जो है टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि इम्यूनिटी को मजबूत करते रहना है। इम्यूनिटी अगर रहेगी तो हमारी बॉडी फाइट करके उससे जो है लड़ सकती है और रिकवर हो सकती है। तो न्यूरोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन भी काम करता है, और पोस्ट इन्फेक्शन के बाद जो भी आपकी केयर है उसमें भी हील करता है, कि जल्दी आप जो है रिकवरी होने के बाद जो बॉडी में पेन्स आ जाते हैं, जैसे आप चिकनगुनिया वगैरह में देखते हैं, तो वो जो पेन्स आ जाते हैं उसको भी कम करने में न्यूरोथेरेपी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो पोस्ट ट्रीटमेंट और प्री ट्रीटमेंट, यानी बीमारी के पहले भी आप ले सकते हैं, ड्यूरिंग बीमारी भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और बीमारी के बाद भी जो लक्षण रह जाते हैं उनको भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है न्यूरोथेरेपी। ठीक है, तो आज का सब्जेक्ट यहीं पर जो है समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई सवाल जवाब होंगे तो हम अभी लेंगे कुछ सवाल, और क्लास जो है फिर हम एंड करेंगे। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।